इस वीडियो में मैं एनआईओएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है जून टू सितंबर 2026 का, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह करना होता है, उसको मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं ए टू जेड, एकदम तोड़ तोड़ के। तुम्हारा जितना भी कंफ्यूजन है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और एक और बात क्या है, वीडियो को पूरा पहले देख लो, समझ लो चीजों को, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पीछे की चीज आगे की चीज से कनेक्टेड है, आगे की चीज मिडिल की चीज से कनेक्टेड है। तो पहले पूरा स्ट्रक्चर समझ लो कि कैसे क्या गुजरना पड़ता है, तभी जाके अपने फॉर्म फिलिंग में, अपने रजिस्ट्रेशन में हाथ लगाओ, उससे पहले मत लगाओ, ठीक है? वरना क्या होगा, थोड़ा मिसमैच हो जाएगा चीजें। इस वजह से पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद टाइम लेके फिर भरना, स्टेप बाय स्टेप भर लेना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनआईओएस की वेबसाइट पे आ जाना है, nios.ac.in। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखना है कि एडमिशन करके लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन अबाउट पे। फिर एडमिशन वाले पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे शो होगा sdmis.nios.ac.in। यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट का आईडी लॉगिन था, तो उसको लॉग आउट करते तो चीजें इंटरफेस यहाँ पे सही रहेगा। तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तुम मतलब पहली बार ही एनआईओएस में एडमिशन लेने जा रहे हो, तुम्हें वो लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, जो एनआईओएस के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मतलब जो पहले से एनआईओएस के स्टूडेंट है, चाहे उन्होंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कभी भी एनआईओएस में एडमिशन ले रखा हो, तो मतलब कि जो एनआईओएस के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और वो ऑन डिमांड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना होता। ध्यान से सुनो, ऐसा मत करना कि पता चले आधार कार्ड, फोटो आईडी वगैरह सब लेके रजिस्ट्रेशन करने लग जाओ। ऐसा मत करना। अगर तुम एनआईओएस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें ये चीजें फॉलो नहीं करना। तुम्हें बस अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से एग्जाम फीस भरना होता है। ऑन डिमांड का जो एक बॉक्स है उधर स्टूडेंट डैशबोर्ड पे, उधर देखो कंफर्म डेट्स, रीबुक सीट्स ऐसा करके है। फिर अपना सिलेक्ट करो कौन सा सब्जेक्ट का उसमें देना है, किस दिन को देना है, फिर पेमेंट कर दो। दोबारा दोबारा तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। और रजिस्ट्रेशन किसको करना होता है, जो एनआईओएस की दुनिया में फर्स्ट टाइम एंटर करने जा रहे हैं, उन्हें ही करना होता है। कि इससे पहले एनआईओएस से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम किसी दूसरे बोर्ड के थे और हम एनआईओएस में एंटर करने जा रहे हैं, तो उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इधर आने के बाद क्या करना है, मेनू बटन पे क्लिक करना है। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन वाले इस एरो पे क्लिक करना है। एडमिशन वाले इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑन डिमांड करके लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे तुम्हें देखना है जून टू सितंबर, ये वाला इस पे क्लिक करना है। तो यहां से सारा फॉर्म फिलिंग वगैरह सारा कुछ रजिस्ट्रेशन यहीं से होता है। तो मैं तुम्हें वहां पे लिख लिख के समझाता हूं एक एक चीज, कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है इन चीजों को, ताकि तुम्हें कोई झंझट ना आए और 100% करेक्ट तरीके से तुम अपना फॉर्म फिलिंग जो है कर पाओ। हाँ भाई, तो तुम्हें कैसे चलना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझो। तो पहले जो ये पेज आएगा, इसमें क्या करना होता है, स्टेट सिलेक्ट करना होता है कि तुम कौन से स्टेट के हो। एक्चुअली जो तुम्हारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है उसमें कौन सा स्टेट दिया हुआ है, ठीक है, वही वाला स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट कर लेना। ये एक स्टूडेंट का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसका यूपी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो यूपी से था, आधार कार्ड यूपी से था, इस वजह से। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर लिख लेना, जो तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं होगा। जो तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, आर यू एन एग्जिस्टिंग एनआईओएस लर्नर, क्या तुम ऑलरेडी एनआईओएस का लर्नर हो? तो भाई बिल्कुल नहीं हो। अरे नहीं हो तभी ना भाई यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हो। और जो एनआईओएस का एग्जिस्टिंग लर्नर ऑलरेडी है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही करोगे वो रोक देंगे। तुम्हारा क्या करना होता है, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाओ, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाओ, ठीक है। उधर जाके क्या करो, ऑन डिमांड का जो बॉक्स है उधर जाओ, फिर जाके कंफर्म सीट्स ऐसा करके कुछ आएगा, है ना। तो उस पे जाके सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट करो, डेट सिलेक्ट करो और फिर पेमेंट कर दो। फिर तुम्हारा हॉल टिकट भी तुरंत आ जाएगा और तुम ऑन डिमांड का एग्जाम दे पाओगे। तुम्हें दोबारा दोबारा ये नहीं करना भाई कि पता चला रजिस्ट्रेशन करने लग गए, नहीं भाई नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे कई सारे ब्रोकर लोग हैं जो तुमसे पैसा उल्टा उल्टा चार्ज कर लेते हैं। कोई 10,000, 15,000, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक चार्ज कर लेते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये जो पैसा 30,000, 50,000 जो वो लोग चार्ज करते हैं, वो किस चीज का चार्ज करते पता है? इसी चीज का भाई, फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का पैसा तुमसे चार्ज किया जाता है और कहते हैं बेटा हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। कुछ नहीं। तो तुम ऐसे ब्रोकर लोगों के चक्कर में फंस सकते हो, और नहीं तो खुद ब खुद ही अपना फॉर्म इस तरीके से भर सकते हो। एक तो होता है फॉर्म भरने वाले से पढ़ना और पढ़ने वाले से फॉर्म भरा लेना, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन पे भी तुम्हें कई लोग मिलते हैं ना कि बेटा हम आपका एडमिशन करा देंगे, ये वो फलाना। तो तुम्हें एडमिशन करा देने का मतलब भी क्या होता है पता है? फॉर्म भरना। एनआईओएस इज जस्ट लाइक जेई नीट। जैसे जेई नीट का हम फॉर्म भरते हैं ना, जेई नीट का फॉर्म भरते, वहां पे क्या होता है, 1,000 रुपए,
और नीट का शायद 1800 रुपए ऐसा कुछ आता है, पेमेंट करते, एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जाम देने जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम ही उसी तरीके से होता है, तुम्हें बीच में किसी को लाना नहीं है, तुम खुद ब खुद ही चीजें यहाँ पे कर सकते हो। और फिर भी ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर एक चीज तोड़ तोड़ के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तुम आराम से सीख जाओगे, खुद ब खुद कर लोगे। मैं जो करता हूँ उसको काउंसलिंग कहते हैं। अब काउंसलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? काउंसलिंग मतलब होता है कि भैया अगर तुम फंस गए, जीवन में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा कि किस में जाए, कौन सा सब्जेक्ट ले, क्यों ले, ऑन डिमांड में जाए, पब्लिक में जाए, कहां पे हमारा एलिजिबिलिटी अच्छे तरीके से बनेगा, अगर तुम कंफ्यूज हो और तुम उसको दूर कराना चाहते हो तो उसके लिए मेरा 1-to-1 काउंसलिंग सेशन आता है। ठीक है, उसके लिए आता है। तो इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पेमेंट कर दो 499 रुपीज, ईमेल आईडी, नाम, फोन नंबर सारा कुछ सही से फिलअप करके तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा और तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशन दे दूंगा कि क्या करना चाहिए। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करके लिंक पे पेमेंट लेके कुछ दिक्कत हो जाता है तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9382856392 एक्चुअली। ठीक है, जनरल इंक्वायरी के लिए वो नंबर नहीं है, अगर किसी को पेमेंट लेके प्रॉब्लम हो रहा हो तभी उस पर कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। तो फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टेट अपना भरना भाई, जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है। तुम्हारा आधार कार्ड में जो एड्रेस के वहां पे स्टेट दिया हुआ है वही का स्टेट तुम यहाँ पे भरना। जैसे इस वाले स्टूडेंट का यूपी है आधार कार्ड में, तो यूपी वाला स्टेट इसने भरा। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आधार भरना। ठीक है, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर में जो आधार कार्ड का नंबर है वो वाला भर देना यहाँ पे। ठीक है, जो ऑब्वियसली 1111 ऐसा तो होगा नहीं, जो आधार कार्ड का तुम्हारा नंबर है उसको भर देना और स्पेस मत देना। ठीक है, नो स्पेस, स्पेस मत भरना। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 लिखे फिर यहाँ पे 4 5 6, ये स्पेस मत छोड़ना। सीधा तुम्हें लिखना है 1 2 3 4 5 6, जो भी तुम्हारा आधार नंबर है वही यहाँ पे लिखना है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, आर यू एन एग्जिस्टिंग एनआईएस लर्नर, तो ऑब्वियसली नो। और अगर तुम यस करोगे तो ये फॉर्म तुम्हारा खुलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो तुम एनआईएस का लर्नर ऑब्वियसली नहीं हो, तभी ना जाके एनआईएस में एडमिशन ले रहे हो भाई। और जो ऑलरेडी एनआईएस का लर्नर है उनको भूल के भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड से सारा काम होगा, उनका एग्जाम फीस भी वही से सबमिट करना होता है। कुछ अगर चेंजेस करना हो तो स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता भाई। पता चले अगर वो फोटो आधार कार्ड लेके तुम लोग भी रजिस्ट्रेशन करने लगे, भाई हाथ जोड़ते ऐसा मत करना। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोर्स अप्लाइंग फॉर सीनियर सेकेंडरी में क्लास 12 के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, और अगर कोई 10th क्लास का है तो वो सेकेंडरी सिलेक्ट करेगा और क्या। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं ये जो ऑन डिमांड है ना, इसमें एंटर करने के लिए तुम्हारा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन 12 में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। अगर तुम्हें 5 सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम 5 to 7 सब्जेक्ट चाहिए, तो 12 में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। और अगर तुम ऑलरेडी 12 पास हो तो तुम्हें इसमें अप टू 4 सब्जेक्ट मिलेगा, जो कि मतलब तुम मान लो अगर आर्ट स्ट्रीम से पास आउट थे और यहाँ पे मान लो ये कर लिया PCB और मान लो इंग्लिश भी कर लिया, तो तुम इसमें तो नीट के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो, नीट के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो। मगर ऐसा करके मान लो तुम यहाँ पे PCM ले लिया तुमने और इंग्लिश ले लिया, तो ऐसा करके जेई में एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो 4 सब्जेक्ट वाला स्कीम है, ये जो 4 सब्जेक्ट वाला स्कीम है, और जो तुम्हारा पेरेंट बोर्ड का मार्कशीट है, तो इसको कहां एलिजिबल हो कहां नहीं हो वहां पे जाके पूछो जहां तुम्हें अप्लाई करना है। बाकी मेन 2 जगह का मैंने डिस्कस कर लिया। और अगर तुम 12 में फेल या कंपार्टमेंट यूज करके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे करोगे तो ये चीज हर जगह एलिजिबल है, ऑलमोस्ट 100% जगह एलिजिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हें। और एक और चीज भैया, 10 पास लगाने वाला सिस्टम है यहाँ पे। मतलब अभी हम 10 पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, हम 10 पास है, क्या हम अभी 12 कर सकते हैं इसमें से? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें से नहीं होगा। 10 पास लगाने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आने के लिए तुम्हें या तो 12 में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, और नहीं तो 12 में पास होना पड़ेगा। पास वाले को 4 सब्जेक्ट मिलेगा और फेल वाले को 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये हर जगह एलिजिबल होगा। और ये 4 सब्जेक्ट वाला सिस्टम कहां अप्लाई करना है वहां जाके पूछो। ठीक है, ये जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, और बाकी आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते। हाँ, फिर तुम्हें यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट में तुम्हारा नाम, तुम्हारे फिर यहाँ पे फादर का नेम मतलब पापा का नाम, और यहाँ पे मदर का नेम तुम्हारे मम्मी का नाम, और जो है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ। ये 4 चीजें, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग तुम्हें भरना है। ठीक है, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग तुम्हें भरना है। तुम्हारे 10th के मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग है, जैसा स्ट्रक्चर्ड है उसी वे में तुम्हें यहाँ पे ये फिलअप करना है। याद रखना, पता चला तुम्हें घर में कुछ और बोला तो चिंटू बोला था और तुमने चिंटू लगा दिया यहाँ पे नाम, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो 10th के मार्कशीट में तुम्हारा नाम है उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे में उधर लिखा हुआ है सिर्फ राहुल, तो राहुल ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा है कि राहुल कुमार, ठीक है, तो राहुल कुमार लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा लिखा है कि राहुल कुमार तिवारी, तो राहुल कुमार तिवारी भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात ऐसा है कि
तो बात ऐसा है कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये डिटेल तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना है अपना, और जेंडर यहाँ पे अपना फिलअप कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे फिर अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना, तुम्हारा जो खुद का आधार कार्ड है उसका आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, मतलब जो स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहा है एनआईओएस बोर्ड में उसका आधार नंबर फिलअप करना है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि पापा का आधार नंबर फिलअप कर दिया, ये मत करना भाई। फिर भाई बहुत क्रूशियल चीज है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तुम्हारा फिलअप कर देना और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। अब देखो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तुम्हारा खुद का पर्सनल होना चाहिए, मतलब ऐसा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना जिससे तुम मिनिमम रिजल्ट आने तक टच में रहो। एक्टिव मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना, इनएक्टिव मत देना, ठीक है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद तुम्हारे में ओटीपी जाएगा, उन दोनों का ओटीपी तुम्हें यहाँ पे ऊपर फिलअप करना है, ऐसे करके पॉप आउट एक बॉक्स शो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें अपना ईमेल का ओटीपी बिठाना है, फिर यहाँ पे तुम्हें मोबाइल फोन का ओटीपी बिठाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तुम्हारा एनआईओएस के स्टूडेंट डेटाबेस पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और एनआईओएस वाले तुम्हें अपने ईमेल पे, तुम्हारे ईमेल पे एनआईओएस वाले भेजेंगे तुम्हारा लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी कुछ नहीं होता, तुम्हारा ईमेल ही होता है, वहां पे एनआईओएस वाले भेजेंगे तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा जो ईमेल आईडी जो तुमने अभी रजिस्टर किया वही होता है, यही वाला जो तुमने अभी यहाँ पे फिलअप किया। और पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड एनआईओएस वाले तुम्हें वहां पे भेजते ईमेल पे, ठीक है। एनआईओएस वाले वहां पे ईमेल पे भेजते हैं, तो वो वाला यूज करके तुम स्टूडेंट डैशबोर्ड अपना लॉगिन कर सकते हो। स्टूडेंट डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करना होता है, मान लो यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त अटक गया या मान लो रिफ्रेश हो गया, तो उस केस में क्या करे, तुम डर के हमारे आत्मा कांप रहा है तुम्हारा, तो कोई टेंशन नहीं है। जब ओटीपी बैठ गया और एनआईओएस वालों ने मेल भेज दिया तो तुम्हारा स्टूडेंट डेटाबेस पे रजिस्टर्ड हो चुका है। उसको मतलब लॉगिन करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन। फिर तुम्हें sdmis.nios.ac.in, ठीक है, उस वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, nios.ac.in, वही वाला सबसे पहले आएगा। फिर तुम्हें वहां पे अपना ईमेल आईडी और जो तुम्हें एनआईओएस वालों ने पासवर्ड भेजा उसको वहां पे लॉगिन करके तुम अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो। फिर वहां पे ऐसे ऊपर में शो होगा, मैं दिखा रहा हूं। फिर वहां पे लॉगिन कर लेने के बाद तुम्हें अपने नाम के इधर क्लिक करना है और फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर तुम्हारा ये फॉर्म वाला सिस्टम खुल जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें बॉक्स दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे एक बॉक्स होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस, ऐसा कुछ करके, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस। फिर वहां पे क्लिक करना है तुम्हें और फिर जाना है रिव्यू फॉर्म में, ठीक है, रिव्यू फॉर्म। फिर जाके ये फॉर्म का इंटरफेस फिर से खुल जाएगा और तुम यहां से चेंजेस वगैरह सारा कुछ कर सकते हो। ये तो मैंने बताया कि मान लो फॉर्म फिलअप करते करते अगर तुम्हारा वो रिफ्रेश हो जाता है वो वाला टैब, इस वजह से इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे डिवाइस मिनिमम 8 GB रैम या फिर 6 GB भी चलेगा, मिनिमम इतने का डिवाइस लेके ये सारा कुछ यूज करना। अगर मान लो तुम्हारे पास इस जमाने का 15-20 हजार का फोन भी है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। इस जमाने का जो फोन है 2024 के लेटर वाला जो फोन है, ठीक है, 2024 2025 इन सब का जो फोन आता है वो काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है सबका। 15-20 हजार का अगर फोन है तो उससे काम बन जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, फोन से भी हो जाता है, इतना कुछ झंझट नहीं है। और अगर टैबलेट है तुम्हारे पास, पीसी है, लैपटॉप है, तब तो हो ही जाएगा भाई, कोई झंझट नहीं है। तो इसका सारा प्रोसेस मैंने बताया, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार स्टूडेंट डैशबोर्ड तुम्हारा क्रिएट हो जाने के बाद तुम्हें ये डिलीट और रिकॉर्ड करना भी आता है। मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हें लगता है बेसिक डिटेल्स में तुमने अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्पेलिंग कुछ रॉन्ग डाल दिया, 10th की मार्कशीट पे कुछ और है, तुमने वहां पे कुछ और स्पेलिंग डाल दिया, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई डिलीट करना है मेरे को अपना रिकॉर्ड, तो डिलीट और रिकॉर्ड करके तुम दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोबारा वो फर्स्ट स्टेप से, जैसे मैंने दिखाया कि स्टेट भरो, आधार कार्ड का नंबर भरो, फिर जाके भरो सीनियर सेकेंडरी, फिर जाके फिर से अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, खुद का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखो, डेट ऑफ बर्थ भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखो, फिर जाके ये सारी चीजें करो। तो ये है तरीका। तो गलती कुछ नहीं करना, तो डिलीट और रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो बात है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेना सारा कुछ, तुम्हारा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और जेंडर तुम्हारा चेक कर लेना। आधार नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा, डर मत जाना। आधार नंबर यहाँ पे तुम्हें वो ईमेल का ओटीपी सबमिट करने के बाद, ईमेल और फोन नंबर का ओटीपी सबमिट करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे शो नहीं होता, डरना मत। लेकिन आधार नंबर क्या है, रजिस्टर्ड हो चुका है, डरना मत। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तुम्हारा यहाँ पे शो होगा और कोर्स तुम्हारा शो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते कि एड्रेस भरना है, तो एड्रेस कैसे भरते उसका भी बताते हैं यहाँ पे। तो देखो एड्रेस का सिंपल फंडा ये है, जो तुम्हारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो एड्रेस है, आधार कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस होता है, ठीक है, आधार कार्ड के बैक साइड पे जो एड्रेस है वही वाला एड्रेस तुम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे फिलअप करोगे, ठीक है। सुनो, पहले सुन लो। और ऑन डिमांड का फंडा क्या है,
अब तुम्हारा मन ऐसा है ना कि भैया आधार कार्ड तो अपने का राजस्थान का है, आधार कार्ड तो राजस्थान का है, लेकिन हमें एग्जाम देना है मुंबई में। जहां मर्जी तुम यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पे भी, इंडिया के कहीं पे भी जहां पे सेंटर है एग्जाम तुम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो भैया ऐसा करके क्या हमें स्टेट कोटा मिलेगा? राजस्थान का तो आधार कार्ड है और हमारा मन कर रहा है कि ऑन डिमांड का एग्जाम हम देंगे मुंबई में देंगे। तो मुंबई में देने से क्या जेईई मेंस में महाराष्ट्र का स्टेट कोटा मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड तुम्हारा राजस्थान का है, इस वजह से नहीं मिलेगा, और रीजनल सेंटर तुम्हारा राजस्थान में आ जाएगा, इस वजह से नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र का स्टेट कोटा लेने के, देखो एग्जाम तो हम दे पा रहे, अरे भाई राजस्थान का आधार कार्ड यूज करके हम दुनिया जहां में एग्जाम दे पा रहे, यहाँ पे एनआईएस के ऑन डिमांड में, चाहे तुम दिल्ली में दे दो, मुंबई में दे दो, चेन्नई में दे दो, त्रिची में दे दो, खड़गपुर में दे दो, पटना में दे दो, कहीं पे भी दे दो एग्जाम यार, ठीक है, एग्जाम तो दे पा रहे, लेकिन स्टेट कोटा उस तरीके से नहीं मिलेगा जेईई मेंस में। स्टेट कोटा किस तरीके से मिलेगा? स्टेट कोटा मिलने के लिए जो रीजनल सेंटर है उस वाले स्टेट में होना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें जो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है देना पड़ेगा, कि अगर तुम्हें सही में स्टेट कोटा चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट सबसे बेहतरीन चीज होती है, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखो, लेकिन चीजों को समझो। और यहां पे खेल खत्म करते। इस भाई का केस क्या है, ये यूपी का रहने वाला है और इसको यूपी से ही मतलब है, तो इसका यूपी वाला एड्रेस यहाँ पे एज इट इज फिलअप कर दिया। तो हाउस नंबर और फ्लैट नंबर पे क्या बिठाओगे? अगर है तुम्हारे पास अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर तो बिठाओ, नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और अगर फिर भी नहीं भैया ब्लैंक हम नहीं छोड़ेंगे, तो यहां पे लिखो सन ऑफ तुम्हारे पापा का नाम, ठीक है, सन ऑफ तुम्हारे फादर का नाम यहां पे लिख दो, चलेगा। स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी नेम, यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे तुम जिस एरिया में रहते हो उसका नाम क्या है भैया? दिल्ली में कई सारे एरिया है, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, तो तुम किस एरिया में रहते हो भैया? तुम्हारे एरिया का नाम क्या है? जैसे मैं कोटा में रहता था तो उसका नाम था महावीर नगर, ठीक है, तो महावीर नगर वहां पे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और फिर लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब तुम जहां पे रहते हो उसके नियर बाई कोई फेमस ऐसा कुछ है, जैसे मेरे कोटा में महावीर नगर में था नथिंग बिफोर कॉफी, ठीक है, एनबीसी, तो ऐसा कुछ अगर तुम्हारे में है तो लिख सकते हो, किसी मंदिर का नाम, किसी चौराहे का नाम, कोई फेमस जगह, तो लैंडमार्क के हिसाब से लिख सकते हो। कोई स्कूल का नाम वो भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे तुम अपना स्टेट सिलेक्ट करना, ऑब्वियसली तुम्हारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही करना, ये वाला चीज परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, और फिर तुम यहाँ पे अपना पिन कोड सिलेक्ट करना, टेलीफोन नंबर ये सारा कुछ नहीं देना होता, बस इतना चीजें दे लो, काम हो जाएगा। और ये पिन कोड और ये स्टेट ये सारा कुछ अपना आधार के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। बार बार बोल रहा हूं, परमानेंट एड्रेस पे आधार के अकॉर्डिंग चीजें चलता है, ठीक है। आधार कार्ड के बैक साइड को देखो, फिर जाके फिलअप करो। और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या है, अगर आधार वाला जो एड्रेस है उसी का वही रखना चाहते हो, कि सेम एज कर देना चाहते हो, तो टिक मार दो, यहाँ पे कोई झंझट नहीं आएगा, यहाँ पे जो टिक है क्लिक कर दो। हाँ, तो फिर यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, तो अगर तुम्हारा कास्ट क्या है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी मर्जी नहीं, मतलब जो असलियत में तुम्हारा कास्ट है यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे कास्ट का एक्चुअली क्या होता है, जो स्ट्रीम 1 वाला जो एग्जाम होता है उसका, ठीक है, तो उसमें क्या है, फीस का कंसेशन हो जाता है, फीस का कंसेशन हो जाता है कास्ट की वजह से। एससी एसटी इन सबको कम फीस देना होता है, ठीक है, कम फीस देना होता है। लेकिन यहां पे क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम में यहां पे कोई फीस का कंसेशन नहीं है, कोई फीस का कंसेशन नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, फीस का यहां पे कोई कंसेशन नहीं होता। तो अगर मान लो तुम हो तो एसटी, लेकिन एसटी वाला सर्टिफिकेट ही तुम्हारे पास नहीं है, तो भैया झंझट मत करो, एज अ जनरल भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर है तो एसटी फिल करना, लेकिन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना। एसटी अगर तुम हो, ओबीसी अगर तुम हो, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भर दिया फिर सर्टिफिकेट ही ना दिखा, भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर नहीं है सर्टिफिकेट, जनरल भर के आगे बढ़ जाओ। फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन, तो ऑब्वियसली तुम लोग यार 18-19 साल के, 17 साल के क्या सर्विसमैन हो गए, तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे नो लिखना है। ऑर्फन, क्या तुम अकेले हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऑर्फन नहीं होते, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे तुम्हें लिखना है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर तुम्हारा कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है यहाँ पे। फिर मीडियम ऑफ स्टडी, तुम्हें इंग्लिश में लेना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश ही रिकमेंड करूंगा जो सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पे आ रहे। और इंस्टीट्यूशन नेम, नहीं तो तुम्हारा इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, तो मैं क्लास 12 के लिए डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। क्लास 12 में 2 लोग आ सकते हैं, एक तो 12 पास जिसको मिलेगा 4 सब्जेक्ट, अप टू 4 सब्जेक्ट, ठीक है, अप टू 4 सब्जेक्ट मिलेगा। और एक है 12 में फेल या कंपार्टमेंट जिसको मिलेगा 5 सब्जेक्ट से लेकर 7 सब्जेक्ट।
यही लोग आ सकते हैं। या तो तुम्हें 12 में पास होना पड़ेगा, नहीं तो 12 में फेलियर कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट जो करेगा वो हर जगह वैलिड है, हर जगह, जेई नीट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये वो दुनिया भर की चीज हर जगह वैलिड है। लेकिन जो अप टू 4 करेगा उसको जाके पूछना पड़ेगा कि क्या ये मेरा पिछला वाला बोर्ड का मार्कशीट और ये अप टू 4 वाला मार्कशीट अटैच करके दिखाऊंगा तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे? तो जेई वाला तो हाथ जोड़ देगा, जेई एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे करके, ठीक है, जेई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या नीट करेगा? हाँ नीट कर लेगा। अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ले रहे हो तो नीट एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान रखें ये चीजें। और यहाँ पे 10 पास लगाने वाला सिस्टम नहीं है कि कहते हैं ना कि हम 10 पास है, हम 10 पास है, हमें 12 करा दो। उसके लिए अप्रैल 2027 में जाना पड़ेगा, अप्रैल 2027 स्ट्रीम 1, और नहीं तो अक्टूबर 2027 स्ट्रीम 1, ठीक है। स्ट्रीम 1 ध्यान रखना, एक और अक्टूबर आता है स्ट्रीम 2 का, उसमें भी अलाउ नहीं होता, स्ट्रीम 1 में जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा है कि 10 पास हो, मेरे को 12 करा दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन में तुम्हें, जैसे ये वाला स्टूडेंट है, इसको 5 सब्जेक्ट करना है, इंजीनियरिंग करना है इसको, ठीक है, जेई वगैरह तो देना नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना तो उधर 5 सब्जेक्ट ऐसे चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो 12 में फेल या कंपार्टमेंट है, वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। परस्यूइंग पायलट लाइसेंस, तो यहाँ पे तुम नो लिख सकते हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये सारा कुछ परस्यू नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट का क्या सीन है? अगर मान लो तुम्हें एक सिंगल मार्कशीट में तुम्हें 5 सब्जेक्ट दिखे, मान लो 2 का टीओसी करवा रहे हो, 2 टीओसी और बाकी 3 का एग्जाम, तो एक ही सिंगल मार्कशीट पे ये बनेगा ना 5 सब्जेक्ट। ऐसा अगर दिखे, या मान लो सारे मतलब टीओसी बीओसी नहीं करवा रहे, 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा अगर चाहिए तो यहाँ पे पार्ट एडमिशन तुम्हें नो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पार्ट एडमिशन यस कब करोगे? पार्ट एडमिशन यस तभी होगा जब तुम अप टू 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हो, मतलब कि 12 पास क्वालिफिकेशन डाल के, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? आराम आराम से देखो, समझो चीजों को, कोई झंझट नहीं करने का, पहले देख लो, समझ लो, फिर जाके फिलअप करने का। ऐसे उठपटंग तरीके से, मतलब जल्दबाजी में कुछ नहीं, आराम आराम से भाई, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम का डिटेल, तुम बताओ किस साल तुम 10th बोर्ड एग्जाम पास हुए थे। तो ये स्टूडेंट 2021 में 10th का बोर्ड एग्जाम पास हुआ था, ठीक है। अब किस साल पास हुए थे वो डिसाइड कैसे होता है? तो पासिंग ईयर डिसाइड होता है किस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था, रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर जिस साल को हुआ उस साल तुम 10th का बोर्ड एग्जाम पास हुए हो, याद रखना। और यहाँ पे 10th का बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर लिख देना, तुम्हारे मार्कशीट या एडमिट कार्ड पे वो चीज होगा। कोई आईसीएससी वाला है तो उसका यहाँ पे यूनिक आईडी होता है, ठीक है, यूनिक आईडी, ध्यान रखे भाई। और फिर यहाँ पे तुम अपना बताना कि बोर्ड कौन सा था। बोर्ड था भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, सीबीएसई का स्टूडेंट है तो इसका सीबीएसई मैंने यहाँ पे फिलअप किया था। तुम्हारा अगर कोई दूसरा मतलब बोर्ड है तो यहाँ पे सर्च करके भर लेना। यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है सारे के सारे का डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करो और यहाँ पे टिक मार्क करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन होगा, हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। फिर आगे का जो स्टेप्स है उसको देखते हैं। फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शनल डिटेल वाला ये सारा चीजें आएगा, तो इसको भरना नहीं होता। दिस इज नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इसको तुम स्किप भी करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, कोई झंझट नहीं, इसको भरना नहीं होता। फिर भी अगर मन चाहे कि भैया हम तो भरेंगे ही भरेंगे, तो इतना बेसिक डिटेल तो तुम्हें आता होगा कि रिलीजन तुम्हारा हिंदू है या मुस्लिम है, क्या है, और यहाँ पे तुम्हारा ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड हो या क्या हो, और यहाँ पे तुम्हारा फादर्स का क्वालिफिकेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ क्या है, फॉर्मेलिटी है, इसी वजह से इसका नाम है ऑप्शनल डिटेल। इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा एडमिशन में कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला तुम्हें भरना ही चाहिए और भरना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसको बिना भरे भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये मैं तुम्हें अभी भर के नहीं दिखा रहा यहाँ पे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे भाई यहाँ पे फिर क्या है, सब्जेक्ट्स वाला कॉलम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फीस का इधर उधर हो जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं ना मेरा तो 4,500 का फीस 10,000 शो करने लगा ऑनलाइन पोर्टल पे। इस वजह से शो करने लगा क्योंकि तुमने सब्जेक्ट में गड़बड़ी की। तो सब्जेक्ट में सारा चीजें ध्यान से समझो। तो पहले तो तुम्हारा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन वाला जो बोर्ड था, ऑब्वियसली तुम या तो 12 पास हो, नहीं तो तुम 12 में फेल या कंपार्टमेंट हो। और कोई 10th वाला 10th में एडमिशन ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो या तो 10th पास होगा, 4 सब्जेक्ट मिलेगा अप टू, और नहीं तो 10 में फेल या कंपार्टमेंट होगा, 5 सब्जेक्ट फिर मिलेगा उसको। ये वाला सिस्टम नहीं है कि भैया हमने कभी जिंदगी में स्कूलिंग नहीं किया, सेल्फ डिक्लेरेशन देके हम इसमें करना चाहते हैं। उसके लिए अप्रैल 2027 नहीं तो अक्टूबर 2027 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले में जाना पड़ेगा। ये वाला सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं है। और सिमिलरली 12 के केस में भी, तो उसमें क्या है, जो तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन का जो बोर्ड का डिटेल है उसमें यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो भर लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये वाला स्टूडेंट का है तो मैंने सीबीएसई भरा। तुम्हारा जो बोर्ड होगा उसका भरना है यहाँ पे ऑब्वियसली।
फिर किस साल तुम अपियर किए थे, पास होना जरूरी नहीं है, अपियर कब किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2024 का स्टूडेंट है, ठीक है, 2024 में अपियर किया था, और तुम्हारा उस बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे लिख देना। और क्या तुम टीओसी लेना चाहते हो, या तो यस लिखोगे, नहीं तो नो लिखोगे। अब टीओसी क्या होता है कि भैया हमारा ना जो पिछले वाला बोर्ड था उसमें क्या है, हम 2 सब्जेक्ट में फेल थे, क्रॉस लग गया था, और 3 सब्जेक्ट में ऐसे पास थे। तो जो 3 सब्जेक्ट में हम पास थे ना, तो उसका क्या है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का हम एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर करा सकते हैं, उसका नंबर एज इट इज। तो इसका ट्रांसफर करा लिए, फिर बाकी एनआईओएस बोर्ड में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, और हम यहां से 12 पास हो गए। तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर करा सकते हो, याद रखना। और ये टीओसी का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फेल या कंपार्टमेंट वालों के लिए होता है, 12 पास वालों के लिए नहीं होता। ध्यान रखना, चीजें अच्छे से समझो, खिचड़ी मत करो यहाँ पे। तो टीओसी अगर तुम्हें लेना है कि हाँ भैया हमारा इंग्लिश में, और पता चला उसमें, अगर तुम्हें टीओसी लेना है, हाँ भैया हमारा इंग्लिश में अच्छा नंबर था, 85 मार्क्स था, और मैथमेटिक्स में भी हमारा 76 मार्क्स था, हम दोबारा मैथमेटिक्स का बर्डन देना पसंद नहीं करेंगे, हम टीओसी लेना चाहते, तो उसके लिए यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। और क्या, और नहीं भैया हम टीओसी नहीं लेना चाहते, हम फुल 5 सब्जेक्ट का देना पसंद करेंगे, हमारा बहुत घटिया नंबर था, 45 50 ऐसा करके नंबर था, उसका ट्रांसफर करा भी लेंगे, हमारा कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं हो रहा, हम फुल 5 सब्जेक्ट का देना पसंद करेंगे, तो उसके लिए क्या है, नो पे क्लिक कर दो। एक और चीज, ये जो टीओसी का सिस्टम है, ध्यान रखो, ये जो टीओसी का सिस्टम है, इसके लिए तुम लेटेस्ट 5 ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, लेटेस्ट 5 इयर्स, है ना। कोई ऐसा मत समझ लेना कि मैं तो 2019 का 12 फेल सर्टिफिकेट है मेरे पास, 12 फेल कंपार्ट वाला, और इसको यूज करके मैं टीओसी लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला भाई। लेटेस्ट 5 इयर्स के अंदर का स्टूडेंट तुम होने चाहिए, मतलब शायद ये वाले स्ट्रीम के लिए 2022 से चलेगा, मे बी 22 23 24 25 26, हाँ शायद, हाँ तो यूं मान के चलो 2022 या इसके बाद का होना चाहिए, तभी जाकर टीओसी मिलेगा। 22 या 21 होगा, मुझे थोड़ा प्रोस्पेक्टस देखना पड़ेगा वहां पे, लेकिन मेरे ख्याल से उतना पुराना कोई स्टूडेंट है नहीं। और अगर कोई उतना पुराना स्टूडेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि मान लो 2018 का स्टूडेंट है, 2018 में 12 में फेल या कंपार्ट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑल 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, कोई टीओसी का उसका नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो बात है। नेक्स्ट, टीओसी अगर कोई ले रहा है, सुनो, अगर कोई नहीं ले रहा तो उसको नहीं सुनना, लेकिन अगर कोई टीओसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट है, ओरिजिनल फेल या कंपार्टमेंट वाला जो मार्कशीट है, ओरिजिनल वाला, ये नहीं कि डिजी लॉकर वाला चला दिया, ये नहीं कि मतलब प्रिंट आउट कर लिए, कलर प्रिंट मार दिए, वो नहीं चलेगा। जो बोर्ड वालों ने भेजा था वो ओरिजिनल वाला फेल मार्कशीट तुम्हें एनआईओएस के हेड ऑफिस में भेजना होगा, नोएडा में, यहाँ पे इनका एड्रेस है, ठीक है, सेक्टर 62, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कैसे भेजोगे, या तो खुद ही चले जाओ, नहीं तो क्या है, कुरियर करवा दो। और कब भेजना होता है, जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद भेजना होता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। टीओसी के बारे में मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ला दूंगा, उसको देख लेना, आराम आराम से चीजों को समझ लेना। हाँ, तो जो तुम्हारा प्रीवियस बोर्ड था, मान लो सीबीएसई बोर्ड के थे, तुम 12 किए थे उधर से, या तो फेल कंपार्ट थे, नहीं तो 12 पास थे, है ना, सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, कहीं के भी थे, तो वहां पे क्या हुआ, जो तुम्हारा सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली था, या तो तुम्हारा 5 सब्जेक्ट था, है ना, नहीं तो 6 सब्जेक्ट था, नहीं तो 7 सब्जेक्ट था, ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो तुम्हारे बोर्ड में था ना, तो वो जो सब्जेक्ट था उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट मेरे पिछले वाले बोर्ड में था। और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे तुम डिक्लेरेशन ना दो कि मेरा इंग्लिश मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ ब्लैंक छोड़ दो यहाँ पे, तो अगर मान लो तुम यहाँ पे इंग्लिश मैथमेटिक्स एनआईओएस बोर्ड में लेने जा रहे हो तो उधर एक्स्ट्रा तुम्हें 940 रुपए देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना, मेरा तो 4,500 का फीस 10,000 दिखाने लगा, इसी वजह से तो दिखाने लगा कि भैया इनको तुमने नहीं बताया कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे पिछले वाले बोर्ड में था। तो ध्यान रखो, जो पिछले वाले बोर्ड में तुम्हारा सब्जेक्ट था उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इनके इंग्लिश था, वहां पे मैथमेटिक्स था, और नंबर कितना मिला था वो भी लिख सकते हो। भैया नंबर वहां पे ऐसा है, नंबर मान लो 00 मिला तो 00 यहाँ पे लिख सकते हो। और भैया नंबर वहां पे ऐसा है कि नंबर मान लो एब्सेंट मिला, ऐसा भी तो होता है, तो एब्सेंट वाला भी यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हो। एब्सेंट तो यहाँ पे लिख नहीं पाओगे शायद, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूर लिखना कि भैया सब्जेक्ट तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में था, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा। तो इस स्टूडेंट के केस में क्या है, इनके पास इंग्लिश, फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारा कुछ, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट था जिसका डिक्लेरेशन इन्होंने दिया। अगर ना दिया होता और मान लो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का फिर ये करता तो 940 है ना, 940 इंटू 5, सोचो कितना पैसा बढ़ जाता। तो ये जो बात है, अगेन यहाँ पे चीजों को समझो और अच्छे से फिलअप वगैरह करो, कोई भी गलती नहीं करने का। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, 2x पे मत देखो, आराम आराम से समझो, और कोई मतलब पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, उनको साथ में लेके बैठो तो चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट भाई, हाँ तो अब क्या है, सब्जेक्ट का वहां पे फिलअप करने के बाद कि वो वाला सब्जेक्ट मेरे पिछले वाले बोर्ड में था, मैंने एनआईओएस को बता दिया, तो अब एनआईओएस बोर्ड में भी तो सब्जेक्ट लेने जाओगे ना भाई, तभी तो एग्जाम दे पाओगे।
वो वाला क्या था, वो तो हमारे पिछले वाले बोर्ड में था। और हाँ, उसमें एक ध्यान रखना, अगर उसमें टीओसी करना हो तो यस पे क्लिक करना, ठीक है। ये चीज मैंने नहीं बताया। यहाँ पे जिन जिन दो सब्जेक्ट का टीओसी करते वक्त तुम्हें एनआईएस वालों को बताना पड़ेगा कि टीओसी करना है या नहीं है, यस और नो। तो टीओसी करने के लिए उस वाले सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, और ओवरऑल तुम्हारा जो मार्कशीट है वो या तो फेल नहीं तो कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एनआईएस को बताना है कि यस टीओसी करना है मुझे। जैसे ये स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी कराएगा, क्योंकि उसको बहुत डर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री से, और यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे देगा, फिर 5 सब्जेक्ट का एक मार्कशीट, सिंगल मार्कशीट बन जाएगा इसका, ठीक है। ऐसा सीन तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हाँ टीओसी करवा रहे हैं हम, ये बताना पड़ेगा। हाँ, तो अब एनआईएस वालों को हमने बता दिया कि भाई हमारा तो ये सब्जेक्ट था और उसमें से हमारा टीओसी इन सब्जेक्ट में करना है, और बाकी क्या है, अगर किसी को टीओसी नहीं करना तो वो तो नो पे दबाएगा भाई। लेकिन बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा ये वाला था हमारे पिछले वाले बोर्ड में, लेकिन इस वाले बोर्ड में अब तो एनआईएस में एंट्री मार रहे हैं ना, तो एनआईएस में भी तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा भैया। तो एनआईएस में सब्जेक्ट कैसे लेंगे, यहाँ पे इस स्टूडेंट के केस में मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये 12 में फेल या कंपार्टमेंट थे। अगर तुम ऑलरेडी 12 पास फिलअप कर दोगे, वहां पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे जो आगे मैंने दिखाया फॉर्म के, तो इधर तुम्हें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही शो करेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। तो मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तो इनको नहीं लेना इस तरीके से, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी टीओसी करवा लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करवा लिया, क्योंकि डर लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा, तो वहां पे यस कर दिया टीओसी का। और अब इनको 3 सब्जेक्ट लेना है, तो ये क्या ले रहे, इंग्लिश ले रहे, मैथमेटिक्स ले रहे और साइकोलॉजी ले रहे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते रहना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए। जैसे बोलता है ना कि हम तो साइंस के थे, हमें आर्ट्स करना है ना भाई, साइंस का स्पेलिंग अगर गलत हो आई एम वेरी सॉरी, तो हमें आर्ट्स करना है तो आर्ट्स करो ना भाई, यहाँ पे लो हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, फिर पॉलिटिकल साइंस लो, तो ऐसे करके करो। और कोई कोई लोग ऐसा होता है हम तो आर्ट्स के थे, आर्ट्स से में हम फेल या कंपार्टमेंट हो गए, हमें अब पीसीएम करना है, तो करो ना भाई, यहाँ पे फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, मैथमेटिक्स लो, ऐसे ही करके होता है स्ट्रीम चेंज। स्ट्रीम चेंज का कोई अलग तूफानी प्रोसेस नहीं है भाई, ये सब्जेक्ट के इधर कॉलम में स्ट्रीम चेंज होता है, समझ में आ रहा है ना चीजें। तो यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे करके अपने अपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे ऐसे शो करने लगेगा, फिर जाके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। हाँ भाई, फिर एग्जाम सेंटर वाला माहौल तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये डेट शीट पॉप आउट होगा। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डेट शीट, तुमने सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया कि एनआईएस में किस किस सब्जेक्ट का तुम्हें एग्जाम देना है, तो उसका डेट शीट वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको हटाओ साइड में और वहां पे चलते, इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना, तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर भाई बताओ अब कहाँ पे एग्जाम देना है। तो इंडिया भर के जितने भी जगह पे एग्जाम हो रहा है, हर जगह दे सकते हो भाई, ठीक है। जहां पे भी सेंटर है इनका, हर एक जगह दे सकते हो। तो इस स्टूडेंट को देना है यूपी में, इलाहाबाद में, ठीक है। प्रयागराज यहाँ पे इन्होंने चेंज नहीं किया, इलाहाबाद ही कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कोई जगह एक ही सेंटर आएगा, कोई कोई जगह 2 सेंटर आएगा, कोई कोई जगह 3 आएगा, कोई कोई जगह ऐसा होगा कि 6-7 सेंटर आ जाएगा। जैसे दिल्ली में कोई कोई जगह में बहुत बहुत सेंटर आ जाता है, तो वो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर यहाँ पे आता है। तुम देख लेना तुम्हारे घर के पास में कौन सा वाला सेंटर है। जैसे इनके घर के पास में केंद्रीय विद्यालय था, तो यहाँ पे इनको एग्जाम देना है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम भी यही होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी यही पे होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा, जैसे वो थ्योरी का एग्जाम तुम जिस दिन देने जाओगे उस दिन उनसे पूछोगे कि सर जी प्रैक्टिकल का कब होगा, तो वो बताएंगे कि बेटा इस दिन को आओ, तो उस हिसाब से चले जाना। प्रैक्टिकल का एग्जाम वो वहीं पे कंडक्ट करवाएंगे, अगर किसी को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना हो यहाँ पे। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, बायोलॉजी में होगा, डेटा एंट्री में होगा, है ना, पेंटिंग में होगा, फिर और क्या सब्जेक्ट है भाई, तो देख लेना भाई अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे फिर तुम्हें क्या करना है, देख लेना है कि जो डिस्ट्रिक्ट तुमने सिलेक्ट किया क्या वहां पे सीट खाली है, तो सीट खाली है कि नहीं वहां पे नीचे ऐसे पता चलेगा। जैसे देखो प्रयागराज के इस वाले सेंटर पे, इस वाले केवी पे यहाँ पे भर भर के सीट खाली है, ठीक है, भर भर के सीट खाली है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो कि सीट खाली नहीं मिल रहा, तो जुलाई में ट्राई कर लेना। इस वाले एरो पे क्लिक करोगे तो जुलाई वाला खुल जाएगा, ठीक है, जुलाई वाला कैलेंडर खुल जाएगा। फिर जुलाई वाले में भी नहीं मिल रहा, तो फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करोगे, फिर अगस्त वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो अगस्त सितंबर तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये जो बात है। तो अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो क्या करना पड़ेगा, प्रयागराज का सपना भूल जाना पड़ेगा और कानपुर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उधर जाके एग्जाम तुम्हें देना पड़ेगा। इतना झंझट थोड़ा करना है, ऑन डिमांड में सीट का ये होता है फंडा, ठीक है। तो सीट मतलब थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई लिमिटेड सीट ये वो उन सबका चक्कर नहीं है। या तो जून में नहीं तो जुलाई में खाली मिल ही जाएगा, अगस्त सितंबर तक तो मिल ही जाएगा, कोई झंझट वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें सीट अपना सिलेक्ट करना है। अब कैसे करना हो तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो इस डेट में से मैंने यहाँ पे 16 तारीख को सिलेक्ट किया, 16 तारीख को मैंने मान लो मैथमेटिक्स का एग्जाम मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम देख लेना किस डेट को तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। तुम्हें अलग से वो डेट शीट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही चेक कर सकते हो सारा चीजें। तो यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो 17 जून को भी किसी और सब्जेक्ट का बुक कर लिए और 24 जून को भी किसी और सब्जेक्ट का बुक कर लिया, तो ऐसे करके
सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट का किस दिन देना है। पहले यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाला सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसा करके सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे एग्जाम सेंटर तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, इनको प्रयागराज में एग्जाम देना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम ये 16 जून को दे रहे, और साइकोलॉजी का एग्जाम ये 17 जून को दे रहे, और मैथमेटिक्स का एग्जाम ये 24 जून को दे रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे सारा चीजें आ जाएगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अरे इंडिया के जिस कोने पे चाहो तुम एग्जाम दे सकते हो। गोवा जाना है जा सकते हो, अगर गोवा में सेंटर होगा तो चेक कर लेना। तुम्हें मुंबई जाना है जा सकते हो, चेन्नई जाना है जा सकते हो, बैंगलोर जाना है जा सकते हो, हैदराबाद जाना है जा सकते हो, कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे फिर ऐसा करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, लेकिन अच्छे से समझो चीजों को। फिर यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो सबसे पहले तुम्हारा शक्ल ये तो देना ही पड़ेगा चाचा, तुम्हारा जो शक्ल है ये तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब ऐसा होता है काइंड ऑफ, है ना, ऐसा होता है, मैं बना नहीं पा रहा। अरे समझ लेना भाई, जेई नीट का फॉर्म फिलअप किए होगे, 10th का एडमिट कार्ड में जैसा फोटो दिए होगे तो वैसे वाला फोटो चाहिए। क्या भैया स्कूल ड्रेस पहन के चाहिए? अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम एक जैसे मैं यहाँ पे एक टी शर्ट पहना हूं, ऐसे ब्लू टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट कुछ एक पहन के यहाँ पे तुम दे सकते हो नीट एंड क्लीन फोटो। ये वाला फोटो तुम्हारे मार्कशीट पे भी छप के आएगा, तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो थोड़ा सही संभाल के देना यहाँ पे चीजें। फिर क्या है भैया, स्कैन सिग्नेचर। ठीक है, और ये सारा चीज 1 MB से नीचे का होना चाहिए। कई सारे यहाँ पे ऑनलाइन पे कंप्रेसर आता है, यहाँ पे पीडीएफ नहीं चाहिए। ठीक है, किसी चीज का पीडीएफ यहाँ पे नहीं चाहिए, फोटो कॉपी ही चाहिए। फोटो कॉपी ही चाहिए, मतलब कि फोन से फोटो खींचो और उसको अपलोड करो तो चलेगा। और कंप्रेस कर लेना, जैसे फोन से फोटो खींचोगे वो आएगा 3 MB का, 5 MB का, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे लेगा नहीं। तो कंप्रेस करने के लिए क्या करो, यहाँ पे गूगल में जाओ, गूगल में जाने के बाद वहां पे कई सारे कंप्रेसर है, सर्च करो इमेज कंप्रेसर। ठीक है, इमेज कंप्रेसर सर्च करो और वहां पे कई सारे सॉफ्टवेयर तुम्हें मिलेंगे, तो उसको यूज करके तुम यहाँ पे 1 MB के नीचे बना सकते हो। और नहीं तो YT पे कई सारे वीडियोस है, देख लो कि भाई फोटो को कैसे कंप्रेस किया जाता है, आराम से सीख जाओगे। तो पहले कंप्रेस करके आओ, फिर जाके ये सारा चीजें करो यहाँ पे। नेक्स्ट भाई स्कैन सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इस तरीके से देना है, तुम्हें एक व्हाइट पेज लेना है इस तरीके का, और फिर तुम्हें यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम तो सुमित है, नाम लिखना है इन द सेंस कि सिग्नेचर जैसे तुम करते हो वहां पे, इस तरीके से। फिर जाकर भाई आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में तुम अपना आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है वो वाला दोगे। आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है, ऐसा तुम्हारा कुछ आधार कार्ड यहाँ पे आता है, और यहाँ पे नीचे वाला जो डिटेल है, ये ऊपर वाला डिटेल कुछ नहीं देना। ऊपर वाला डिटेल क्या है, ये कुछ नहीं देना तुम्हें। और जो नीचे वाला डिटेल है, ये है तुम्हारा फ्रंट साइड, जहां पे होगा तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, और ये बैक साइड होगा एक्चुअली, यहाँ पे होगा तुम्हारा एड्रेस प्रूफ। ठीक है, एड्रेस प्रूफ यहाँ पे होगा। तो जो फ्रंट साइड है, ये वाला साइड, ये तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना है। इसका एक फोटो खींचो और यहाँ पे अपलोड कर दो, और नहीं तो UIDAI है ना, उधर से देखो ऑनलाइन आधार कैसे डाउनलोड करते, फिर वहां पे स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है, अगर तुम्हारे पास है अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो उसको यहाँ पे दे सकते हो, और अगर नहीं है, जो तुम्हारा 10th की मार्कशीट है, 10th मार्कशीट में देख लेना एक बार कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वहां पे होना चाहिए। तो मैक्सिमम भाई 99.99% केसेस में रहता है। और अगर किसी का 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता, तो उसका 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट किसी किसी का अलग से मिलता है। जैसे CBSE का तो भाई पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में कंबाइन कर दिया है ना, सर्टिफिकेट। तो जो किसी का पासिंग सर्टिफिकेट है उधर भी डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो वो वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हो। और उस 10th की मार्कशीट में या 10th की पासिंग सर्टिफिकेट में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। होगा, चेक करो अपना 10th का मार्कशीट खोलो भाई, दिखेगा, आज जाके दिखेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे अपलोड फेल मार्कशीट। कौन अपलोड करेगा? जो 12 में फेल या कंपार्टमेंट थे वही तो अपलोड करेगा ना भाई। तो उनको उनका फेल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। ओरिजिनल वाला अगर अभी तक नहीं आया, तो एक काम करो, जो क्या कहते हैं उसको, डिजी लॉकर वाला जो है, डिजी लॉकर वाला एक अच्छे से स्क्रीनशॉट खींचो उसका और क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ब्राउज फाइल करके अपलोड कर दो यहाँ पे। ठीक है, डिजी लॉकर वाला भी चल जाएगा, मतलब डिजी लॉकर वाला तो अभी के लिए चल जाएगा। लेकिन मान लो अगर तुमने टीओसी लिया, अगर टीओसी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टीओसी अगर तुमने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तुम इस डिजी लॉकर वाले मार्कशीट के बेसिस पे। लेकिन अगर तुमने टीओसी लिया तो जब एडमिशन तुम्हारा कंफर्म होकर आईडी कार्ड मिल जाएगा, तो तब तुम्हें जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको हेड ऑफिस तक भेजना पड़ेगा नोएडा में। उसका अलग एक वीडियो बना देंगे, टीओसी का सारा प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी के लिए ये समझ लो, फेल मार्कशीट यहाँ पे देना है। किसको देना है? जिसने अप्लाई किया कि मेरा प्रीवियस क्वालिफिकेशन फेल या कंपार्टमेंट था, उसी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ तो भाई एड्रेस प्रूफ में जो तुम्हारा आधार का बैक साइड है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, ये वाला साइड, यही तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है।
फोटो खींच के क्रॉप कर लो, नहीं तो वही वाला सिस्टम बताया UIDAI, उधर से ऑनलाइन वाला आधार डाउनलोड करो और उसका स्क्रीनशॉट खींच के जो यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, 1 MB से नीचे का होना चाहिए, ध्यान रखना। कॉम्प्रेसर का भी मैंने वहां पे बता दिया था। अच्छा, एक और यहाँ पे पूछेगा कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेरा वो स्क्रीनशॉट थोड़ा क्रॉप हो गया, ठीक है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये वाला भी पूछेगा इस वाले फॉर्म में, बता दे रहा हूं यहाँ पे अभी। तो इस पे क्या करना है, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या करना है, जो तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, अगर तुम 12 में फेल या कंपार्टमेंट हो तो उसी का सर्टिफिकेट तुम्हें वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, और अगर तुम 12 में पास हो तो वही वाला सर्टिफिकेट तुम्हें वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रहता है, मैंने थोड़ा उसको क्रॉप कर दिया काइंड ऑफ, ठीक है। तुम्हें वहां पे मिलेगा प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर तुम्हारे पास है, तुमने उधर फिलअप किया था कि हाँ मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, एसटी हूँ, जो भी हूँ मैं, उसका सर्टिफिकेट तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। इस वजह से अगर मैंने बोला था अगर सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास तो तुम जनरल फिल करके भी आगे बढ़ सकते हो, फिर तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो देना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर तुमने वहां पे डिसेबिलिटी बोल रखा है अपने आपको कि हाँ मैं डिसेबिलिटी मेरे पे है, तो उसका कोई अगर सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होगा तो देना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, और अगर ऊपर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ेगा ऑब्वियसली भाई, कॉमन सेंस। एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये तुम्हारे पास आई एम प्रीटी श्योर नहीं होगा। अगर मतलब 1000 लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, 1000 नहीं, मैं मान के चलता हूँ 10,000 लोग अगर देख रहे होंगे तो 1 या 2 लोग ही ऐसा होंगे जिनके पास ये सारा कुछ होगा, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा ये चीजें। तुम 17-18 साल के बच्चे मतलब क्या है एक सर्विसमैन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। हाँ, तो एनी अदर सर्टिफिकेट में क्या करना है, अगर किसी ने वो अपना एड्रेस जो है वो ले रखा है कि रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा किसी को, मतलब कि भैया है तो हम मतलब राजस्थान के, लेकिन हम महाराष्ट्र में रीजनल सेंटर लेना चाहते हैं ताकि हमें जेईई मेंस में स्टेट कोटा मिल जाए, इस वजह से वो रेंट एग्रीमेंट वाला महाराष्ट्र में हम कहाँ रहते हैं वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो वो रेंट एग्रीमेंट वाला यहाँ पे तुम अपलोड कर सकते हो। और अगर नहीं भैया हम राजस्थान के रहने वाले, हम जेईई मेंस का कोटा नहीं चाहिए महाराष्ट्र का, हम राजस्थान में ही जेईई मेंस का कोटा से काम चला लेंगे, और क्या कहते हैं, और अगर हमें मुंबई घूमने जाना हो, नागपुर घूमने जाना हो, तो वहां पे क्या है, एग्जाम सेंटर पे ऑन डिमांड के महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर सिलेक्ट करेंगे और एग्जाम देके आ जाएंगे। लेकिन उस तरीके से जेईई मेंस में स्टेट कोटा नहीं मिलेगा महाराष्ट्र का, उसको मिलने के लिए महाराष्ट्र में दिखाओ भाई तुम कहां रहते हो, रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, तब जाके यहाँ पे अपलोड करो ये चीजें यहाँ पे। फिर एट द एंड 10th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो बात है फाइनल चीज, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है तुम्हें। फिर जाकर भाई फाइनली तुम्हारा जो सारा डिटेल है तुम एक बार यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, गो थ्रू कर लो कि भाई चीजें यहाँ पे सही है या गलत है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर ब्लैंक ही शो होता है, जब तक तुम पेमेंट नहीं करते तब तक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं होता। और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन नेम वाला भी अगर तुमने फिलअप किया था या नहीं किया था तब भी यहाँ पे ब्लैंक ही शो होता है, इससे कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आता। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर ऑब्वियसली तुमने नहीं भरा था तो वो चीज यहाँ पे ब्लैंक ही रहता है सारा चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे और सारा चीजें चेक कर लेना, आधार नंबर और आइडेंटिटी नंबर ये ब्लैंक ही रहता है, इसको यहाँ पे शो नहीं करते, लेकिन वो फिलअप हो चुका है, टेंशन ना लो। फिर भाई जैसे ही थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला भी दिखने को मिलेगा। एक तो तुम्हारा फोटो जो तुमने बिठाया था वहां पे, फिर यहाँ पे तुम्हारा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड का फ्रंट साइड, फिर यहाँ पे तुम्हारा सिग्नेचर जो तुमने वहां पे अपलोड किया था, फिर यहाँ पे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्लास 10 की मार्कशीट भी यूज कर सकते हो, देख लेना उस मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ चाहिए, और मार्कशीट पे नहीं मिल रहा तो पासिंग सर्टिफिकेट में मिलेगा। तो ये जो बात है, और नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो वही वाला अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, मेरा वो क्रॉप हो गया था स्क्रीनशॉट थोड़ा, इस वजह से प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वहां पे शो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट में किसको क्या अपलोड करना है। यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, अगर कोई 12 में फेल या कंपार्टमेंट प्रीवियस क्वालिफिकेशन था उसका तो वो वाला अपलोड करना है, कोई 12 में पास था तो पास वाला मार्कशीट अपलोड करना है। नेक्स्ट भाई कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट में तुम्हारा जो एड्रेस प्रूफ है वो तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट और प्रीवियस मार्कशीट, ये सारा चीजें वहां पे चेक कर लेना अच्छे तरीके से। फिर ये पैसा बन के आ जाएगा कि कितना पैसा लगेगा, और इसको पेमेंट गेटवेज के थ्रू पेमेंट करना होता है। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, ये सीएससी को छोड़ करके, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना हम सीएससी वाले हैं, तो सीएससी कुछ नहीं, साइबर कैफे होता है। साइबर कैफे मतलब जो ये फॉर्म, जन सुविधा केंद्र, जो ये फॉर्म भरने का काम, ये सारा चीजें करते हैं वो लोग होते हैं सीएससी। तो सीएससी वाला तुम्हारे पास कहाँ होगा साइबर कैफे भाई, जन सुविधा केंद्र तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सीएससी वाले को अवॉइड करके तुम बाकी के पेमेंट गेटवेज में पेमेंट कर सकते हो। मैं जो रिकमेंड करता हूँ यूबीआई वाला सबसे सही इंटरफेस होता है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे इनका कैसा इंटरफेस होता है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा। उससे पहले ये समझ लो, इनका जो पैसा यहाँ पे बना 5,000
कुछ 60 रुपए प्लस 70 रुपीज ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो 5130 रुपीज इनका जो बना वो कैसे बना, उसका हिसाब कैसे बैठा वो भी देख लो, ताकि गड़बड़ ना हो कुछ भी। देखो स्टूडेंट हमारा कैसा था, उसका प्रीवियस क्वालिफिकेशन वाला बोर्ड क्या था, सीबीएसई बोर्ड था क्लास 12 का, जिसमें वो कंपार्टमेंट था, फेल या कंपार्टमेंट वो एक ही बात होता है। तो उसका सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, एक तो था भाई इंग्लिश, दूसरा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें उसका कंपार्टमेंट था, और बाकी फिजिकल एजुकेशन उसका सीबीएसई बोर्ड में था। अब एनआईओएस बोर्ड में वो क्या करवा रहा है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करवा रहा है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करवा रहा है, क्योंकि डर लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोबारा दोबारा हमें नहीं देना, इस वजह से। और बाकी इंग्लिश और मैथ का तो एग्जाम दे रहा है, और एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, एनआईओएस की दुनिया में। अब साइकोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है वो उसका सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में तो फिजिकल एजुकेशन था। अब फिजिकल एजुकेशन ऑन डिमांड में होता नहीं है, इस वजह से भाई ने यहाँ पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया। तो ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम वो देगा, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी कराएगा। तो उसका पैसा कितना बैठेगा यहाँ पे हिसाब कर लेते। तो यहाँ पे तुम रो और कॉलम यहाँ पे बनाओगे और लिखोगे रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, टीओसी फीस और चेंज एट का फीस, इतना फीस तुम्हें लिखना है। और बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखोगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट का तुम चाहते हो कि एनआईओएस की मार्कशीट पे उसका शक्ल दिखे तुम्हें। तो यहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हम टीओसी करवा रहे, तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई एग्जाम फीस नहीं, 230 रुपीज टीओसी करना पड़ेगा, और चेंज एट का भी कोई फीस नहीं है यहाँ पे। और बाकी इंग्लिश और मैथ और साइकोलॉजी का एग्जाम देना है, तो रजिस्ट्रेशन फीस 620 रुपए, 620 रुपए, 620 रुपए है ना पर सब्जेक्ट, और एग्जाम फीस 600 रुपीज, 600 क्यों 600, क्योंकि ये तीनों ही नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नॉन प्रैक्टिकल मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, और इन तीनों का ही एग्जाम पेपर 100 मार्क्स का आएगा, सीधा 100 पे बैठेगा, और कोई झंझट नहीं, सीधा 100 का एग्जाम दो भैया, जितना मिला उतना ही रिजल्ट पे बैठ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे कोई टीएमए प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता ऑन डिमांड में, ध्यान रखना। और अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता तो उसका क्या होता है, थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। जैसे फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, बायोलॉजी हो रहा है, तो इन सब का अगर देना होता, जैसे भाई को मान लो कि बायोलॉजी ऐड करवाना हो, बायोलॉजी मान लो ऐड करवाना होता, तो भाई को यहाँ पे 620 रुपए भरना पड़ता, और यहाँ पे 850 रुपए भरना पड़ता, क्योंकि 600 थ्योरी एग्जाम का फीस और 250 प्रैक्टिकल एग्जाम का फीस यहाँ पे भरना पड़ता। और बाकी टीओसी का कोई फीस नहीं देना पड़ता, और 940 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ता। क्यों देना पड़ता, क्योंकि बायोलॉजी भाई के पिछले वाले बोर्ड में नहीं था। जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजी है, भाई के पिछले वाले बोर्ड में नहीं था, फिजिकल एजुकेशन को हटा के साइकोलॉजी लिया है, तो यहाँ पे 940 रुपए भाई को देना पड़ा। तो ऐसे करके हिसाब कर लोगे अपना फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे टोटल इसका इतना बनेगा 5130 आई गेस, है ना, इतना ही बैठ जाएगा। तो ये जो बात है, फीस का हिसाब किताब भी मिल गया। बाकी मैं तुम्हें अभी वहां पे दिखा रहा हूँ कि फीस को एक्चुअली में पेमेंट कैसे करते हैं। यूपीआई सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, वहां पे लेके दिखा रहा हूँ। जैसे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन किया कुछ पेमेंट का सिस्टम दिखाने के लिए, वही सेम ऐसा यूजर इंटरफेस तुम्हें वहां पे मिलेगा। तो यूपीआई वाले पे क्लिक करना, फिर पे नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, ठीक है भाई, नहीं कर रहे रिफ्रेश, तो शांति से रहना है। तो यहाँ पे तुम्हारा भी कुछ अमाउंट यहाँ पे बन के आ जाएगा, जैसे उधर मैंने डिस्कस किया। ये अमाउंट देखकर घबराना नहीं है, ये मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ कि भाई पेमेंट एक्चुअली में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करना है, इसको ना डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेना, डेस्कटॉप मोड पे कर लेना, तो स्कैनर वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे नो पे क्लिक करना, फिर दोबारा एक और बार डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैनर वगैरह तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करो, शो ऑल, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद शो ऑल पे जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो यूपीआई है, स्कैनर पे ये वाला है, तो स्कैनर पे यहाँ पे स्कैनर जनरेट क्यूआर कोड, तो यहाँ पे ऐसे करके इसको पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद पैसा अगर कट चुका है, तुम्हारे ईमेल पे मैसेज आएगा, तुम्हारे क्या कहते हैं उसको मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, और तुम्हारा यहाँ से पेज, यहाँ से फिर तुम रिफ्रेश कर सकते हो पैसा अगर सक्सेसफुल हो चुका होगा तो। मोस्ट केसेस में पेमेंट सक्सेसफुल हो ही जाता है, कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पे है नहीं। फिर पेमेंट हो जाने के बाद क्या करना है, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाना है यहाँ पे। हाँ तो देखो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद तुम्हारा ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है, इधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ रहेगा, तो उसको टाइम लगेगा कंफर्म होने में। कई बार ऐसा होता है जिस दिन के लिए फर्स्ट एग्जाम है तुम्हारा, उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी कंफर्म हो रहा है, तो आराम से चीजें यहाँ पे कंफर्म होगा। तुम्हें यहाँ पे चेक करते रहना अपना नोटिफिकेशन, जब तक नोटिफिकेशन 0 है तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई, गलती हुई, तो नोटिफिकेशन पे एनआईओएस वाले भेजेंगे कि भैया ये गलती है, इसको सही करो। और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो आराम से कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जो आईडी कार्ड है, यहाँ पे तुम्हें आईडी कार्ड मिल जाएगा और एक एडमिशन फॉर्म भी मिलेगा अगर तुमने टीओसी वगैरह लिया है तो। और फिर यहाँ पे
ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स वाले बॉक्स पे तुम्हें यहाँ पे ऑन डिमांड का हॉल टिकट भी तुम्हें मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट, सारा चीज यहाँ पे मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे, अभी मेरे पे तो शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन मैंने किया नहीं है ना, ये तो मेरा स्टूडेंट डैशबोर्ड है इस वजह से। लेकिन मैंने तुमको समझा दिया कि कैसे क्या यहाँ पे गुजरना पड़ता है, फिर जाके एग्जाम देने चले जाओ शांति से, कोई झंझट नहीं आएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने एक एक चीज एकदम डिटेल वे में एक्सप्लेन किया। किसी को अगर कोई मतलब स्टूडेंट गांव में कहीं पे भी किसी कॉर्नर पे बैठ के देख रहा हो, उसको भी समझ में आएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया करो लाइफ में।